गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था आपकी पॉलिटिकल साइंस में से, ओके, या फिर आपकी जो बुक का नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अब जब हम लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे तब हमने एक चीज जाना था कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। तो उसके हमने 3 पॉइंट्स जो बेसिकली लास्ट में समराइज करे थे कि हम कहीं ना कहीं अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं कि कौन हमें हमारी एज ए लीडर हमको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेगा और एक लॉ मेकिंग बॉडी बनेगी, ओके, जो कि हमारे फेवर्स में या फिर जनहित में काम करेगा। ओके, नाउ व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? क्या कौन कौन सी चीजें इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है? ओके, elections can be held in many ways. All democratic countries hold elections, but most non-democratic countries also hold some kind of elections. How do we distinguish between democratic election from any other election? We have discussed this question briefly in chapter number 1. We used examples of different countries where elections are held, but they can't really be called as a democratic elections. Okay. बोथ डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो गवर्नमेंट होती है वहां पर भी इलेक्शंस होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो इलेक्शंस होते हैं वो आपने देख रखे हैं इंडिया में किस टाइप के इलेक्शन होते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऐसे इलेक्शंस लाइक जैसे कि हमने चाइना का एग्जांपल लिया था, जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है, जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी से 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, उन्हीं दोनों कैंडिडेट्स में से ही हमें एक एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट करना पड़ता है। सो क्या वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएगा? नहीं, क्योंकि पार्टी तो एक ही है, उसी में से आप 2 कैंडिडेट को आप खड़े कर रहे हो, तो ऐसे इलेक्शंस को हम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहेंगे। ओके, तो सबसे पहले और इसके साथ साथ हमने कोई अदर मेजर कंट्रीज भी देखी है। लाइक हमारा एग्जांपल है यूएई का, जहां पर 2015 तक केवल मैन वर अलाउड टू वोट, यानी कि वहां पे केवल मेल पर्सनालिटी ही वोट कर सकती है, मेल्स को ही वोट करने का हक था, वहां पे वुमेन्स को हक नहीं था। 2015 के बाद वहां पर हक मिला। इसके साथ साथ ऐसी अदर कंट्रीज है जहां पर इलाइट पर्सन यानी कि जो कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा रिच होते हैं, जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट थी जो कि पहले इलाइट जो कम्युनिटी थी या फिर इलाइट पर्संस को ही वोट करने का हक देती थी, या फिर जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी उनको वोट करने का हक नहीं दिया जाता था। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज के एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें, एक कंट्री है सीरिया, अगर आपने नाम सुना होगा। कुछ साल पहले वहां पर एक अल बथ पार्टी थी, तो वहां पर किसी भी एक प्रेमाइसिस में आपको अगर पब्लिक प्लेसेस आपको यूज करना रहता था, तो आपको वहां पर जाके कोई भी पर्सन हो तो आपको उस अल बथ पार्टी में अपने आप को एज ए मेंबर रजिस्टर करना पड़ता था। सो आप इनडायरेक्टली उस पार्टी के एक मेंबर बन रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आपको पब्लिक प्लेसेस यूज करनी तो आपको अल बथ पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा। तो विच बिकम्स दैट कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपको मजबूरी में आपको वो, अगर आपको पब्लिक प्लेसेस यूज करनी है, पब्लिक फैसिलिटीज यूज करनी है, तो आपको अलबत् पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगी। सो हमने 2 से 3 एग्जाम्पल थे। पाकिस्तान का एग्जाम्पल था जहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ था, वहां पे स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस होते तो थे, बट लेकिन द फाइनल पावर उस असेंबलीज में जो कोई डिसीजंस लेने की बारी आती थी तो कौन लेगा? वहां के प्रेसिडेंट लेंगे। सो देयर हमने अदर कंट्रीज पढ़ी, तो इसमें कुछ चीजें हैं जो कि एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मींस एवरीवन शुड हैव 1 वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। हर किसी के पास अपना जो भी इलेक्टोरल खड़ा होता है, जो भी लीडर से रिप्रेजेंटेटिव किसी पार्टी का खड़ा होता है, तो एवरीवन हैज द राइट टू वोट, और उस वोट की उतनी ही अहमियत होना चाहिए जितने की एक अमीर इंसान के वोट की कीमत है, और उतनी ही कीमत एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पीपल की भी उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए उस वोट की। ओके, इसके साथ साथ सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। ओके, हमारे ऑप्शंस होने चाहिए। लाइक हमारे ऑप्शंस होते हैं आईएमसी को, बीजेपी को, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट है, जनता दल यूनाइटेड, वेरियस पार्टीज निर्दलीय जो खड़े होते हैं, जिसको हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोलते हैं। तो हमारे पास वेरियस ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम किसको चुन सकते हैं। ओके, सो जो ये पॉइंट बोल रहा है, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस
टू द वोटर्स। पार्टीज और डिफरेंट वेरियस पार्टीज और कैंडिडेट्स होने चाहिए जो कि ऑब्वियस बात अपने स्पीच और रैलीज के दौरान वो कुछ प्रोमिस करते हैं जिसके थ्रू पीपल्स जो है वो अपना वोट कास्ट करते हैं। और एक्चुअल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीपल्स के पास अपनी चॉइसेस होनी चाहिए कि हम वोट कर सकें। ऐसा नहीं कि केवल एक ही पार्टी खड़ी है उसमें से 2 मेंबर्स खड़े होगा और उसमें से आपको एक चुनना, तो यहाँ पे आपको चॉइसेस नहीं मिलती, आपको बस उसी पार्टी में से 2 पर्सन में से एक पर्सन को चुनना। बट अगर यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज होती हैं तो हमें पास पीपल्स के पास एक चॉइस रहती है। ओके, थर्ड आता है द चॉइसेस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलर आफ्टर वेरी 3 years। ये जो चॉइस दी जाती है ये आपको रेगुलर इंटरवल्स में मिल जाती है, मिलनी चाहिए। मीन्स जैसा कि जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है कि हर 5-6 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, फिर वापस से इलेक्शंस होते हैं जिसमें हमें वापस चॉइस मिलती है कि हमें वापस इसी लीडर को चुनना है, हमें अब दूसरे लीडर इसने कोई काम नहीं करा तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, फोर्थ अगर द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जो भी कैंडिडेट्स प्रिफर किए जाते हैं पीपल से बाय वोटिंग उसी को इलेक्ट करना चाहिए, शुड बी इलेक्टेड। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं वो बिल्कुल फ्री और फेयर मीन्स में होने चाहिए। मतलब कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होनी चाहिए, लोगों से जबरदस्ती वोट कास्ट नहीं करना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, लोगों को घूस दे के वोट कास्टिंग नहीं करवानी चाहिए। इसको हम बोलते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इस तरह के इलेक्शन होने से जब एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएगा। ओके, this might look very simple and easy conditions, but there are many countries where these are not fulfilled. Okay, ये भले ही हमें बहुत सिंपल और इजी कंडीशंस लग रही है, बट ऐसे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर भले ही इलेक्शंस होते हैं बट लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन। जो वेरियस पार्टीज होती है, यहाँ पे कंपटीशन का बात है, डिफरेंट पार्टीज होती है, लाइक जो डिफरेंट पार्टीज होती है, स्टेट रीजनल पार्टीज अलग होती है, नेशनल पार्टीज अलग होती है। तो क्या ये वाकई बहुत अच्छा होता है कि जो हमें वेरियस जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स मिलते हैं, इसमें पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन मिलते हैं, तो क्या फायदेमंद होता है? आइए जानते हैं। इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। द कॉम्पिटिशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म is the competition among political parties. At the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. If there is no competition, election will be pointless. अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब ये होता है कि चुनावी क्षेत्र। ओके, अगर चुनावी क्षेत्र में अगर उनको कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा, डिफरेंट कैंडिडेट्स नहीं होंगे, तो वहां पर चुनाव लड़ने का कोई सेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि केवल अगर एक ही पार्टी वहां पर खड़ी हुई तो वहां पर वोट या फिर वहां पर हम बोल सकते हैं वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगी। बट इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? Clearly, an electoral competition has many demerits. It creates a sense of disunity and factionalization in every locality. You could have heard of people comparing a party politics in your locality. Different political parties and leaders often level allegations against one another. Parties and candidates often use dirty tricks to win elections. Some people say this pressure to win electoral politics do not allow sensible long-term policies to be formulated. Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into unhealthy competitions. अब होता क्या है कि जब चुनाव होते तो आपने वेरियस फॉर्म्स देखेंगे, कुछ लोग प्रेशराइज करके वोट डलवाते हैं, तो कुछ एलिगेशंस मीन्स आरोप लगाकर एक दूसरे को नीचा दिखाकर लोगों के बीच में नफरत फैलाते हैं कि ये पार्टी अच्छी नहीं है या इसका लीडर अच्छा नहीं है। उसमें बहुत सारे प्रेशर्स, लोगों पर प्रेशर्स बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ पैसों के थ्रू वोटिंग कराई जाती है, तो जो जिससे कि जो कुछ जो अच्छे इंसान होते हैं जो कि वाकई चाहते हैं कि हम देश की सेवा करें, केवल इस सिनेरियो की वजह से इन सब चीजें जो पॉलिटिक्स में चलती है इसकी वजह से पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कॉम्पिटिशन इन इलेक्शन एज दे वे टू सिलेक्ट द फ्यूचर लीडर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इस बारे में पता था, बट स्टिल उन्होंने फ्री कॉम्पिटिशन्स रखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि हमें फ्यूचर लीडर्स मिल सके। दे डिड सो बिकॉज द सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन। कहीं ना कहीं ये सिस्टम
आगे बढ़ते जाने के लिए कहीं ना कहीं जरूरी है ऐसा सिस्टम जहां पर फ्री इलेक्शंस हो या फ्री इलेक्टोरल हो, हर 5 से 6 साल में इलेक्शंस हो। ओके, इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिक्स, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते हैं तो केवल एक ही पार्टी रखते हैं, बट लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इन इंडिया कोई भी दूसरी पार्टी भी चाहे तो वो खड़ी हो सकती है। Okay, in an ideal world, all political leaders know what is good for people and who are motivated already or desire to serve them. Political competition is not necessary in such an ideal world, but that is not what happens in real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by desire to advance their political career. They want to remain in power or get power and position for themselves. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not watch द पीपल रियली वांट। अगर हम आइडियल वर्ल्ड की बात करें तो वहां पर पॉलिटिकल कंपटीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑल दो पॉलिटिकल लीडर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत मतलब मोटिवेटेड रहते हैं देश की सेवा करने के लिए, बट लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज ये होती है कि वो उस चीज पर रिलाई नहीं कर सकते, इसलिए ये दूसरी चीजें करते रहते हैं, लाइक प्रेशराइज करना, दूसरों पे आरोप लगाना, एलिगेशंस लगाना, उनके कामों पे कमियां निकालना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, जस्ट बिकॉज कि ताकि पीपल्स का एक जो उनके माइंड में जो माइंडसेट है उसको चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि जो लोगों का झुकाव है वो एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ बना रहे। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? अब नागरिकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इस रियल लाइफ को हैंडल कर सके, इन सिचुएशंस को रियल लाइफ में कैसे हैंडल कर सके। वन वे इज टू ट्राई एंड इम्प्रूव the knowledge and the character of political leaders. The other is more realistic ways to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for doing so. इस चीज को हम कैसे सही कर सकते हैं? एक सबसे पहली चीज हमें खुद सोचना समझना चाहिए कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर्स अच्छा है, कौन खराब है, कौन झूठे वादे कर रहा है, कौन अच्छे से काम करेगा। दूसरी चीज ये आती है कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर कोई अच्छा काम करता है तो उसको ऑब्वियसली बात उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, इसके साथ साथ कोई अगर खराब काम करता है तो उसकी इसके लिए सजा भी निर्धारित होनी चाहिए। हु डिसाइड दिस रिवॉर्ड और पनिशमेंट? द सिंपल आंसर इज द पीपल. This is what electoral competition does. Regular electoral competition provides incentives to political parties and leaders. They know that if there is issues the people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next election. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. अब इसका तरीका क्या है कि ये सारी पावर्स किसके पास रहती है कि हम उसको रिवॉर्ड दें या हम उसको पनिशमेंट दें? कहीं ना कहीं वोटर्स के हाथ में रहती है। अगर आपने कोई ऐसे कैंडिडेट को इलेक्ट कर लिया है जिसने आपके लिए काम नहीं कर रहा, आपके गांव में शहर के लिए काम नहीं कर रहा, तो जब भी नेक्स्ट टाइम अगर वो खड़ा होता है तो उसको आप वोट ना दें। अगर आप वापस से वोट देते हो तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ से गलती होती है, क्योंकि हमें हर 5 साल में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पर हम उस पर्टिकुलर पर्सन को हम चेंज कर सकते हैं कि आपने अच्छा काम नहीं किया इसलिए हम आपको हटा रहे हैं। इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज वेलफेयर पे काम भी करती है। अगर ये इलेक्शंस नहीं होते रेगुलर इंटरवल में, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते, तो पॉलिटिकल पार्टीज कभी काम करती ही नहीं। इसी वजह से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज भी डरती हैं कि हमें हर 5 साल में इलेक्शंस होने, अगर हम काम अच्छा नहीं करेंगे, हम अपने शरीर को नहीं सुधारेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमें नेक्स्ट इलेक्शन में हमें बाहर कर देंगे। So if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will force to serve the people. अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि मुझे पावर में आना है, पर फिर भी कहीं ना कहीं उसको मजबूरी में भी उसको सर्व करना पड़ेगा पीपल्स को, क्योंकि अगर भले आप 5 साल बाद जब इलेक्शन वापस होंगे तो आपको आउटग्रेड कर देगी public. Okay, this is bit like the way market works. Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give a good service to the customer. If he does not, the customer will not shop, will go to some other shop. Similarly, political competition may cause divisions and some ugliness, but it is finally helps to force political parties and leaders to serve the people. कहीं ना कहीं जो 5 साल में इलेक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं बेटरमेंट के लिए होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज अगर चाहे कि हमें सत्ता में आना है, हमें पावर में आना है, तो इसके साथ साथ वो काम करने के लिए भी लायबल होंगे। जस्ट लाइक द शॉपकीपर, किसी आप शॉप पे जाते हो, अगर आपको वहाँ पे अच्छी सर्विसेज मिलते हैं, अच्छे गुड्स मिलते हैं, अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं, तब वो आप बार बार जाओगे। अगर वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, आपको अच्छे से सर्व नहीं करता है, आपको सामान अच्छे से नहीं देता है या आपसे एरोगेंटली बात करता है, तो आप
उस शॉपकीपर के पास नहीं जाओगे। सेम चीज यहाँ पे भी होती है। अगर यहाँ पे लीडर्स को पावर में रहना है तो उनको पीपल्स के लिए सर्व भी करना पड़ेगा। अगर वो सर्व नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात, जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शन आएंगे तो उनको पीपल्स नेग्लेक्ट कर देंगे, उनको नहीं जिताएंगे और किसी दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को इलेक्शंस जितवा देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसका कंटिन्यू करेंगे।